हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की क्लास में आज हम बात करेंगे सेक्शन 18 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 18। लास्ट वीडियोस में हम लोग सेक्शन 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज सेक्शन 18 में हम बात करेंगे जुरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, किराया अधिकरण की अधिकारिता, इस बारे में बात करेंगे। किराया अधिकरण की अधिकारिता के बारे में हमने इस किराया अधिकरण के संबंध में एक और सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 13, जो बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में कि किराया अधिकरण का गठन कैसे होगा। ठीक है ना, तो दोनों ही सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 13 जहां पर किराया अधिकरण की अधिकार उसकी गठन की बात करता है कि कौन कौन कैसे उसका गठन होगा। लाइक जैसे हमने पढ़ा था, राज्य सरकार उसका गठन करेगी, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी उसमें होगा, ये सब हमने देखा था। वहीं सेक्शन 18 बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन के बारे में, अधिकारिता के बारे में कि वाद कौन से रेंट ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगे, कौन सी पार्टीज। भाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर किराएदार और भूस्वामी दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो वाद कौन से वाले रेंट ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे, उसका आंसर कौन देता है हमें, सेक्शन 18। और फिर रेंट ट्रिब्यूनल कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, तो इस तरीके के कुछ सवालों का जवाब कौन देता है, सेक्शन 18। सेक्शन 18 4 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 जो कहता है, आपका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यानी कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसके बीच में, बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, भूस्वामी और किराएदार के बीच में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को लेकर जो अर्जी लगाई जाती है उस अर्जी को सुनने का अधिकार और विनिश्चित करने का अधिकार, उस अर्जी पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, रेंट ट्रिब्यूनल को प्राप्त है, न कि किसी सिविल कोर्ट को। ठीक है ना, किसी सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं है। दोबारा सुनिए, इस अधिनियम के तहत जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे बिटवीन द टेनेंट और लैंडलॉर्ड, वो सारे के सारे डिस्प्यूट से संबंधित जो भी पिटिशंस होगी, जो भी अर्जियां फाइल की जाएगी, वो कहाँ फाइल की जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल में। और उन जो फाइल की गई जो पिटिशंस है, जो अर्जियां हैं, उनको विनिश्चित करने का किसका अधिकार है, रेंट ट्रिब्यूनल का। क्लियर, न कि सिविल कोर्ट का। अब देखिए इसी सबसेक्शन में दो आपके प्रोविजो दे रखे हैं। प्रोविजो के संबंध में जैसे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी अर्जी किराया अधिकरण के समक्ष आती है जिस पर इस अधिनियम का चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होता, हमने पढ़ा भी था ना कि जहाँ चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होगा वहाँ क्या होगा। तो अगर ऐसी पिटीशन किराया अधिकरण के सामने आई कि जिस पर इस अधिनियम का अध्याय 2 और 3 लागू नहीं हो रहा, वहाँ किराया अधिकरण क्या करेगा, तो देखिए वहाँ किराया अधिकरण उसी प्रक्रिया से, उसी तरह से काम करेगा जिसे सिविल कोर्ट करता। और फिर ये अधिनियम तो लागू होगा नहीं, तो फिर क्या लागू होंगे, वहां लागू होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर आपका टीपी एक्ट 1882, या फिर क्या लागू होगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर ऐसा कोई भी लॉ जो उस समय जो विधि लागू है वो उस समय वो लागू होगी, जो भी उस समय जो लॉ लागू है वो कोई अन्य लॉ भी लागू हो सकता है। और यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल किसकी तरह काम करेगा, सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, किन मामलों में देख लीजिए दोबारा, जहां पर इस अधिनियम का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसी पिटिशंस में वो सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। और वहां पर कौन से अधिनियम लागू करे जाएंगे, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर कोई भी अन्य जो तत्समय प्रवर्तित जो भी अन्य जो लागू विधि है उस समय वो अप्लाई की जाएगी। फिर हम बात करते हैं, तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। फिर हम बात करते हैं दूसरे परंतु की, प्रोविजो 2 के बारे में। तो देखिए प्रोविजो 2 ये कहता है कि जहां पर राजस्थान में जहां पर कोई लोकल लॉ लागू है ना, जहां जिन स्थानों पर कोई लोकल लॉज लागू है, जैसे अकोमोडेशन के लिए कोई अलग से कोई लॉ बना हुआ है, तो वहां पर भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। क्लियर हो गई बात क्या, कि जहां पर कोई लोकल लॉ लागू है वहां पर, या जैसे अकोमोडेशन के लिए कोई लॉ अलग से बना रखा है साहब,
उस लॉ में कह भी रखा है, ठीक है ना, कि भाई ये एक्ट लागू नहीं होगा, वो अलग से लॉ है, लोकल लॉ है, तो वहां पर ऐसी जगह पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, सबसेक्शन 1, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है कि जहां पर अर्जी जो है, पिटीशन जो है, वो किस बारे में की गई है, रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। यहाँ पर एक शब्द और दे रखा है, अनपेड रेंट, ठीक है। जहां पर जो पिटीशन दायर की गई है वो किसके संबंध में है, अनपेड रेंट के संबंध में है। अनपेड रेंट में वो रेंट जिसका भुगतान नहीं किया गया है, असंगत किराया, ऐसा किराया जिसे नहीं चुकाया गया है, अभी तक किराएदार ने मकान मालिक को नहीं दिया, तो मकान मालिक क्या करेगा बेटा, उसकी रिकवरी करना चाहेगा, ठीक है, कि भैया मुझे मेरा जो बकाया किराया है, अभी तक मकान इसने भुगतान नहीं करा है, तो मुझे दे दीजिए। अभी तक वो एविक्शन की बात नहीं कर रहा, इस सबसेक्शन में इस आधार पर किराएदार को एविक्ट करने की, बेदखल करने की बात नहीं हो रही। केवल और केवल कितनी बात का ध्यान रखना है, क्या बात हो रही है कि केवल और केवल हमें जो अभी तक किराया नहीं चुकाया किराएदार ने, हमें बस वापस वो दिला दीजिए। क्या कह रहा है भूस्वामी, जो अनपेड रेंट है केवल उसको दिला दीजिए। तो वो जहाँ रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के लिए कोई पिटीशन दायर कर रहा है, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट का के संबंध में प्रोविजन हमने कहाँ पढ़ा था, हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान याद कीजिए, सेक्शन 9.A, याद आया। सेक्शन 9 में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 4 माह से किराया नहीं देने पर, था ना उसमें कि 4 महीने से लगातार किराया नहीं दिया गया है उस संबंध में, तो वो वाला सब क्या था, रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के संबंध में। तो जहां पर पिटीशन जो दायर की गई है वो रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के संबंध में है, वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा, सेक्शन 14 का प्रोसीजर अपनाएगा, जो भी यथावश्यक परिवर्तनों के साथ में। क्लियर, क्या कह रहा है ये, जहां पर पिटीशन जो है वो अनपेड रेंट या रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट के संबंध में हो, असंगत किराए के जो है उसके रिकवरी करना हो, जहां पर जिसको भूस्वामी को, वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, सेक्शन 14 की। अब सेक्शन 14 की प्रक्रिया क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 14 की जो प्रक्रिया है वो है आपकी 30, आपको याद होगा 50, 90 एंड 150। देखिए ये तो पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था, 30 दिन का नोटिस, 30 दिन में रिप्लाई, फिर 15 डेज में अगेन री रिप्लाई, 90 डेज की डेट ऑफ हियरिंग, देन फिर हमने डिस्पोजल पूरा कितना कर देना था रेंट ट्रिब्यूनल को, 150 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से नोटिस दिया था उस दिन से 150 डेज के अंदर अंदर मामले का डिस्पोजल कर देना था। यही तो पढ़ा था हमने सेक्शन 14 में। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेक्शन 14 की प्रक्रिया, जो भी चेंजेस है, यथावश्यक जो भी परिवर्तन है, उनके साथ में रेंट ट्रिब्यूनल अपनाएगा, ठीक है, जहाँ पिटीशन कैसी हो इनके संबंध में हो। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3 बात करता है जहां पर जो अर्जी है, जहां पर कोई पिटीशन दायर की गई है और ऐसे मामले में दायर की गई है, मतलब जहां पर कोई पिटीशन किसी ऐसे जो डिस्प्यूटेड प्रीमाइसेस है, कोई भी विवादास्पद जो परिसर है जिसके बारे में क्वेश्चन अराइज, जो परिसर है वो परिसर ऐसा है जहां जिसके ऊपर इस अधिनियम का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता, मतलब जहां पिटीशन किसी ऐसे प्रीमाइसेस के बारे में है, किराएदार और मकान मालिक के बीच में किसी ऐसी परिसर के बारे में है जिस पर चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होते, वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वही सिविल कोर्ट की तरह कार्य करते हुए इस अधिनियम का सेक्शन 15 यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के सेक्शन 15 में जो प्रोसीजर बताया हुआ है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, दोबारा से सुनिए, जहां पर कोई पिटीशन किसी ऐसे प्रीमाइसेस के कब्जे के लिए दायर की गई है,
कोई अर्जी जो है वो ऐसे परिसर की पुनः प्राप्ति के लिए दायर की गई कि भैया मुझे कब्जे की प्राप्ति चाहिए ऐसा, लेकिन परिसर कैसा है? पिटीशन तो आपने दायर कर दी कब्जा प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब प्रिमाइसेस कैसा है? जिस पर इस अधिनियम का चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता है, वहां पर क्या होगा कि वहां पर रैंड ट्रिब्यूनल अब सिविल कोर्ट की तरह कार्य करते हुए सेक्शन 15 के प्रोसीजर को अपनाएगा यथावश्यक परिवर्तनों के साथ में। अब जैसे अगर हम लोग बात करें सेक्शन 15 के प्रोसीजर के बारे में, तो जैसे आप लोगों को ध्यान होगा सेक्शन 15 का प्रोसीजर क्या था? हमारे पास 30 डेज का नोटिस, 45 डेज में रिप्लाई करना था, 30 डेज में री रिप्लाई करना था, 180 डेज डेट ऑफ हियरिंग एंड 240 डेज जो थी वो था डिस्पोजल ऑफ मैटर, कि मैटर को पूरी तरह से रेंट ट्रिब्यूनल को 240 दिनों में डिस्पोजल करना है। ये चीजें तो देखी थी ना हमने सेक्शन 15 में। तो इस तरीके से ये सेक्शन 15 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके संबंध में। क्लियर? अब लास्टली हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। सबसेक्शन 4 के बारे में जो बहुत मेन है, तो छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि अर्जी वही फाइल की जाएगी जिस क्षेत्र में, मतलब अर्जी ऐसे रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल की जाएगी जिस रेंट ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में वो परिसर स्थित है, जिस रेंट ट्रिब्यूनल की अधिकारिता में वो प्रीमाइसेस सिचुएटेड है। देखिए ये बात कहता है कि पिटीशन कहाँ दायर की जाएगी भाई। अब पिटीशन तो चलो हमको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या फाइल की, तो पता चल गया। खैर अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो हमें पता चल गया कि उसको क्या क्या करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम अपनी पिटीशन लेकर कहाँ जाएंगे? तो पिटीशन जो है वो कहाँ दायर होगी? यहाँ पर ऐसे रेंट ट्रिब्यूनल में दायर होगी जिसके अधिकारिता सीमाओं के भीतर, यानी कि जिसके जुरिस्डिक्शन के भीतर क्या है, वो प्रीमाइसेस सिचुएटेड है, वो प्रीमाइसेस स्थित है। समझ में आ गई? कौन से रेंट ट्रिब्यूनल में जाओगे? जिस रेंट ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के भीतर, जिसकी अधिकारिता के भीतर वो प्रीमाइसेस सिचुएटेड है, ऐसे रेंट ट्रिब्यूनल में ही पिटीशन दायर की जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा सेक्शन 18 में? जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। 4 सबसेक्शन हमने देख लिए कि क्या क्या अधिकारिता होगी। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, सेक्शन 19 पढ़ेंगे हम उसमें। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।